हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर मोटिवेशन के अपने एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सिनेरियो बेस्ड रहेंगे, लेकिन हम उससे कॉन्सेप्ट भी कवर करते हुए चलेंगे। बट एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हम फॉलो करने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर सिनेरियो क्या है? इनोवेट पे, a rapidly growing fintech startup is experiencing high employee turnover despite offering competitive salaries, comprehensive health benefits, a safe work environment। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि यहाँ पर यंगर हायर्स हैं और एक लैक ऑफ पर्पस है, ऑटोनॉमी नहीं है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है, साइट करते हैं एक फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक। सो नाउ क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द सिचुएशन फ्रॉम द कंबाइंड पर्सपेक्टिव ऑफ Maslow's hierarchy of needs and Alfred's ERG theory? Adequate physiological safety needs but failing higher order needs leading to frustration, regression. Salaries are hygiene factors that prevent dissatisfaction but indicate unmet affiliation needs. Employees perceive inequity because inputs are not matched by outcomes, leading to demotivation. Goals are not specific enough because causing low expectancy unrelated to Maslow or ERG theories. Results of theory X management where employees ain't given enough autonomy for responsibility. अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्यों होगा ए? सबसे पहले ये समझते हैं। तो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी क्या बोलती है कि जो नीड्स होती हैं वो एक रिजिड लैडर में आपकी अरेंज्ड होती हैं, और आपके पास एक बार साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स अगर मीट हो गई तो इंडिविजुअल यहाँ पर सोशल देन एस्टीम और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, राइट। अच्छा, अगर बात की जाए एल्फ्रेड की ईआरजी थियोरी तो उसमें हमें क्या बोला जाता है कि जो मैस्लो की 5 लेवल्स है वो 3 चीजों पर आती हैं। ये क्या क्या है? एग्जिस्टेंस, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी, देन रिलेटेडनेस जिसमें कि हम सोशल और एक्सटर्नल एस्टीम की बात करते हैं, और ग्रोथ जिसमें हम इंटरनल एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर, अनलाइक मैस्लो, एल्फ्रेड जो थे उन्होंने ये बोला कि अगर एक हायर लेवल नीड है और वो ब्लॉक हो गई तो इंडिविजुअल आपका केवल स्टक नहीं होगा, वो रिग्रेस कर जाते हैं टू अ लोअर लेवल नीड्स, जैसे कि डिमांडिंग मोर मनी और बेटर कंडीशंस टू कॉम्पनसेट। सो होगा क्या? एम्प्लॉइज जो यहाँ पर इनोवेट पे में थे उनका एग्जिस्टेंस तो मीट हुआ, लेकिन जो ग्रोथ थी, ग्रोथ ब्लॉक हो गई, एंड यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि टर्नओवर और स्टैग्नेशन लेकर आता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। बेसिक नीड्स आपकी अलाइन करनी चाहिए मैस्लो के लोअर टीओस और एल्फ्रेड की एग्जिस्टेंस नीड्स के साथ में। अनमेट पर्पस ऑफ ग्रोथ करस्पॉन्ड करते हैं टू द ग्रोथ नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेशन जब आपके पास हायर नीड्स ब्लॉक हो जाती हैं, इंडिविजुअल्स इंटेंसिफाई करते हैं फोकस लोअर नीड्स पर और डीमोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। अ पब्लिक सेक्टर बैंक implemented substantial performance bonus and significantly improved office infra, introducing a modern cafeteria. While initial complaints about working conditions decreased, overall employee engagement and innovation remained stagnant. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप बताओ कि आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, कौन सा टू फैक्टर थ्योरी प्रिंसिपल जो है वो हर्सबर्ग का यहाँ पर इस पूरे आउटकम को एक्सप्लेन करता है। Opposite of satisfaction is no satisfaction. Hygiene factors only prevent dissatisfaction. Frustration regression principle where employees regress to lower needs when higher ones are unmet. The expectancy instrumentality balance framework, a lack of clear effort reward linkage. Need for achievement being unmet as bonuses are purely extrinsic and don't foster intrinsic drive. Prevalence of theory X managerial assumption which inherently limit employee self motivation। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, हमारे पास में यहाँ पर हर्सबर्ग की जो टू फैक्टर थियरी है उसमें आप देखेंगे हाइजीन फैक्टर्स कैसे होते हैं, एक्सट्रिंसिक होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स आपके एक्सट्रिंसिक होते हैं जिसमें की सैलरी, कंपनी की पॉलिसी, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस होती हैं। अगर ये खराब हैं तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, अगर ये यहाँ पर अच्छी हैं तो भी आप यहाँ पर अगर ये खराब है तो आप डिससेटिस्फाइड हो, लेकिन अगर ये यहाँ पर अच्छी हैं तो आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मोटिवेटेड हो गए।
अब मोटिवेटर में हमारे पास जाता है इंट्रिंसिक, कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो, तो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ हो। अब ये जितने फैक्टर्स होते हैं ये एम्प्लॉय हमारा न्यूट्रल स्टेट से स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन और हाई परफॉर्मेंस में देखते हैं। बैंक अपनी हाइजीन, बोनस क्राइटेरिया को इम्प्रूव करता है। ग्रम्बलिंग, डिससेटिस्फेक्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर मोटिवेटर्स को इनोवेशन या ग्रोथ नहीं लाने देता, जिससे कि एम्प्लॉयज एक न्यूट्रल स्टैग्नेंट स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नो सेटिस्फेक्शन। हाइजीन फैक्टर्स ओनली प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर आपका केवल डिससेटिस्फेक्शन प्रिवेंट हो रहा है, मोटिवेशन की तरफ हम नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सो बोनस, इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशन नहीं ला रहे, एम्प्लॉयज को एक न्यूट्रल स्टेट में लेकर आते हैं। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंट्रिंसिक है जॉब में, और ये ट्रू ड्राइवर्स हैं इनोवेशन के। ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता, या ये आपका सिंपली नो सेटिस्फेक्शन है। अगर इंप्रूवमेंट हुआ हाइजीन फैक्टर्स में तो वो केवल कंप्लेंट्स को रिड्यूस करेगा। क्लियर, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर आप देखेंगे जो बैंक था उसमें भी हाइजीन क्या थे, हाइजीन में क्या क्या आएगा, बोनस, कैफेटेरिया, ठीक है, ये हमारे पास में इंप्रूव हुए। तो जो ग्रम्बलिंग थी वो डिससेटिस्फेक्शन तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर मोटिवेटर्स जैसे इनोवेशन, ग्रोथ ये हमारे पास में नहीं आए, जिससे कि एम्प्लॉयज एक न्यूट्रल स्टैग्नेंट स्टेट में ही रहे। नेक्स्ट सिनेरियो, एक बार ना खुद से स्टडी किया करो इनको, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं और जो भी आपका लिखा हुआ है सिनेरियो, फिर मेरा वाला सुना करो। एक सीनियर मैनेजर है जो कि फ्रिक्वेंटली स्टेट करते हैं कि माय टीम मेंबर्स आर मोस्टली थियरी एक्स इंडिविजुअल्स, दे नीड कांस्टेंट सुपरविजन, क्लियर डायरेक्टिव्स, अदरवाइज दे विल श्रिंक रिस्पांसिबिलिटीज। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल मिसकंसेप्शन है मैकग्रेगर की थियरी एक्स और थियरी वाई में, जो कि एक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है। वो स्टेटमेंट कौन सी है, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग मैनेजरियल अजम्पशन जो कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसीज लेकर आएंगे। मैकग्रेगर हिमसेल्फ एडवोकेट करते हैं प्योरली थियरी एक्स अप्रोच के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी में। इन्होंने थियरी जी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था जो कि सुपरसीड कर रही थी एक्स एंड वाई को। थियरी एक्स प्राइमरली एम्फसाइज करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जबकि थियरी वाई जो है वो एक्सट्रिंसिक पर आती है। थियरी आपकी एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग में और लिटिल रेलेवेंस रखती है सर्विसेज के लिए। देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें, एक मैनेजर क्या बिलीव करे कि उनकी टीम जो है वो नेचुरली लेजी है और कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, तो ऐसे में एक्स और वाई जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग मैनेजरियल अजम्पशन देते हैं। ऐसा हम यहाँ पर एक क्रिटिकल मिसकंजम्पशन लेकर चलते हैं। थियरी एक्स का जो अजम्पशन है कि एम्प्लॉयज डिसलाइक करेंगे वर्क, लेजी हैं, ये कोर्स्ड और कंट्रोल होने चाहिए। थियरी वाई यहाँ पर अजम्पशन की एम्प्लॉयज जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, चैलेंजेस एंजॉय करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है एक्स तो जो है ठीक है, या फिर एक एक्स हो सकता है पर्सन या तो एक वाई हो सकता है, लेकिन मैकग्रेगर का कहना था कि एक्स और वाई जो होते हैं वो अजम्पशन केवल मैनेजर के हेड में है, मतलब उनको लगता है ऐसा, ऐसा होता नहीं है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफिशिएंसी में अगर आज आप यहाँ पर लोगों को माइक्रो मैनेज कर रहे हो, एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो वो इवेंचुअली यहाँ पर एक्स की तरह ही आपका बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी उनके पास। तो मैनेजर यहाँ पर जो है वो आपके तब भी सही हो जाएंगे इवन दो जो मैनेजर हैं उनकी प्रॉब्लम थी, उन वहां का बिहेवियर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर फाइनल प्रॉब्लम हमारे एम्प्लॉयज फेस कर रहे थे और यहाँ पर उनका बिहेवियर ऐसा हुआ। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास में मैकग्रेगर का इंटेंट ये नहीं था कि वो एम्प्लॉयज को एक्स या वाई टाइप दिखाएं, वो यहाँ पर आपको एक साइकिल बता रहे थे कि भाई अगर ये हमारे मैनेजर ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज ऐसा बिहेव करेंगे, ठीक है। सो ऑल पीपल आर थियरी वाई एट हार्ट बट दे मे बिहेव लाइक थियरी एक्स व्हेन प्लेस्ड इन अ कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। An experienced employee discovers that a newly hired colleague with less experience and a similar job description is being compensated at a higher salary. तो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं एडम की इक्विटी थियरी के अकॉर्डिंग कौन सा आपका लीस्ट लाइकली टू बी एन इमीडिएट बिहेवियरल रिस्पॉन्स रहेगा, reducing their own effort or the quality of their work output to balance the ratio,
actively seeking a pay raise, a promotion or other forms of increased outcomes, psychologically distorting their perception of the new hires' inputs, decreasing their inputs, working longer hours to justify a higher reward, leaving the organization to seek more equitable employment opportunities elsewhere. देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉई है जिनको ये दिखता है कि भाई एक जूनियर जो है वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनसे भी, तो ये यहाँ पर कौन सा लीस्ट लाइकली रिस्पॉन्स होगा वो पूछ रहे हैं कि लीस्ट लाइकली क्या है। तो अब ना आपको यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, आउटकम अपॉन इनपुट फॉर सेल्फ इज इक्वल टू आउटकम अपॉन इनपुट फॉर अदर्स। तो अंडर पेमेंट इनइक्विटी अगर हम देखें तो जब ये आपका रेशियो, ठीक है, यहाँ पर कैसा होगा, लोअर होगा देन अ कलीग, तो आपको चीटेड फील होगा। बिहेवियरल एडजस्टमेंट्स यहाँ पर क्या रहेंगी कि लोग अपने इनपुट्स को या तो कम करेंगे, ठीक है, कम हार्डर वर्क कर रहे हैं, या फिर अपने आउटकम्स को इंक्रीज कर देंगे जैसा कि आपको यहाँ पर बोला गया था, या फिर अपना जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट कर लेंगे कि खुद को कन्विंस कर लेंगे कि भाई दूसरा बंदा जो है ना वो यहाँ पर एक जीनियस है, इसके पास तो हिडन स्किल्स है, या फिर वो जॉब ही छोड़ देंगे, ठीक है, कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटीज जहां मिल रही है वहां चले जाएंगे। सो डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट्स जैसे कि हार्ड वर्क करना ये इनइक्विटी को और ज्यादा वर्स बना देगा, क्योंकि जो गैप है एफर्ट्स के बीच में और रिवॉर्ड्स के बीच में वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। लोग यहाँ पर इंक्रीज करेंगे इनपुट को जब वो ओवर पेड फील करते हैं टू जस्टिफाई द हाई सैलरी, ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और यहाँ पर इसको पढ़ना है तो आप पॉज करके इसको पूरा एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक सेट्स अ चैलेंजिंग टारगेट, a 30% increase in new loans in a single quarter. Internal audits reveal relaxed credit checks, incomplete documentation, and increased NPAs. The scenario primarily illustrates a significant limitation of potential negative consequence related to. यहाँ पर एक बार फटाफट से सारे स्टेटमेंट पढ़ो। फिफ्थ स्टेटमेंट बोलता है inadequate task complexity leading to a broaden and यहाँ पर boredom and disengagement, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर बताना है आपको क्या होगा। लैक ऑफ क्लैरिटी इन द सेट गोल्स लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन, insufficient employees commitment resulting from a top down imposition, challenging outcome focused goals fostering unethical behavior and cutting corners, absence of timely and constructive feedback hindering ethical adherence। देखो यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना है कि जितना ज्यादा हाई लोन टारगेट्स रखेंगे, रिलैक्स्ड क्रेडिट चेक्स यहाँ पर और बैड लोन्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उतने, तो यहाँ पर जो गोल्स हैं सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वो स्पेसिफिक होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए और एक्सेप्टेड होने चाहिए, और इनमें हमें यहाँ पर फीडबैक भी प्रोवाइड करना होगा। तो डार्क साइड क्या है कि जो डिफिकल्ट गोल्स होते हैं वो मोटिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर एग्रेसिव और एक्सट्रीम होते हैं अगर तो टनल विजन की तरफ जाएंगे। तो जैसे मान लो बोनस को हमने लगा लिया भाई हमारे न्यूमेरिकल आउटकम के साथ में कि 30% इंक्रीज होगा, एम्प्लॉइज फोकस करेंगे केवल क्वांटिटी पर और क्वालिटी जैसे कि एथिक्स हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, यहाँ फोकस करना बंद कर देंगे और एक कॉन्फ्लिक्ट गोल और ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म हेल्थ में देखा जाएगा। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, गोल ओवर प्रेशर। आगे समझ में? तो यहाँ पर अगर गोल्स आपके टू फार हैं वो स्किल्स या एक्सेसिवली डिफिकल्ट हैं तो रिस्की बिहेवियर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। एग्रेसिव टारगेट, बोनस इंसेंटिवाइज मैनेजर्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ में टू मीट द आउटकम। नेक्स्ट यहाँ पर a highly successful individual contributor is promoted to lead a large team. After 6 months, team morale is low, performance has declined, and members feel micromanaged. अब आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा हमारा मैकक्लेंड का इंसाइट था जो बेस्ट एक्सप्लेन करता है पोटेंशियल चैलेंजेस जो ये न्यू मैनेजर फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉप सेल्स पर्सन है जो कि एक हाई अचीवर है और ये एक पुअर मैनेजर बन जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। सो हाई एनएफ यहाँ पर बोल रहे हैं एफिलिएशन हिंडर्स एबिलिटी टू प्रोवाइड क्रिटिकल फीडबैक। देन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके पास में हाई एंड पावर है, पर्सनल पावर रिजल्ट्स इन मैनेजरियल डोमिनेटिंग इंटरेक्शन। हाई नेच रहेगा जो कि यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं टू अकम्प्लिश टास्क देमसेल्व्स रेदर देन डेलीगेटिंग।
मैनेजर का लो यहाँ पर एंड पावर है जो कि प्रिवेंट कर रहे हैं उनको इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करने में टीम गोल्स को। मैनेजर की डोमिनेंट नीड्स हैं शिफ्ट कर गई हैं ड्यू टू प्रमोशन, नॉट एड्रेस्ड बाय थ्योरी। अब आपको बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। कैसे होगा कि हमारी डिजायर है कि हम चीजों को बेटर करें और फास्टर करें। अब यहाँ पर हमारे पास में अचीवमेंट जो जिन लोगों के पास हाई होती है, ये यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमीडिएट फीडबैक चाहते हैं। एंड पावर में हमारे पास पावर होती है कि डिजायर है इन्फ्लुएंस या कंट्रोल करे दूसरों को। एफिलिएशन में क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशन रखते हैं। अब जो टॉप इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं उनके पास में ये तो हाई होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, जो ग्रेट मैनेजर्स होते हैं उनको हाई सोशलाइज पावर भी चाहिए। और एक हाई अचीवर मैनेज करेंगे, ऑफन ट्राई करेंगे कि वर्क वो खुद से करें और माइक्रो मैनेज करें, क्योंकि वो किसी और टीम के पेस पर भी फोकस नहीं कर रहे और ना ही किसी पर भरोसा कर रहे हैं, विच इज हर्टिंग देयर मोरल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में हाई नेच पैराडॉक्स आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिविजुअल्स ड्रिवन बाय पर्सनल सक्सेस एंड इमीडिएट फीडबैक आर ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स, ऑफन इनफेक्टिव मैनेजर्स जो है, लेकिन ये देखे जाते हैं। स्ट्रगल करते हैं डेलीगेटिंग और प्रेफरेंस टू डू इट देमसेल्व्स लीडिंग टू माइक्रो मैनेजमेंट। अगर एक गुड मैनेजर है तो उनको हाई नीड फॉर पावर चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस करें दूसरों को, जैसे कि यहाँ पर वो यहाँ दूसरों को बताएंगे, कन्विंस करेंगे, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें पर्सनल अचीवमेंट, उसके बारे में वो इतना डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंटेटिव बिलीव अ 95% satisfaction score is nearly impossible due to factors beyond their control. Even if achieved, they doubt the bank will pay out the bonus. Now, which components of motivational force room are primarily weakened in this scenario? Balance and instrumentality, expectancy and balance, expectancy and instrumentality, only expectancy, only instrumentality. अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। एम्प्लॉय को क्या लगता है कि एक 95% का स्कोर इम्पॉसिबल है और यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो बैंक है वो बोनस भी नहीं पे करेगा, बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास मोटिवेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इंटू वैलेंसी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेंसी देखें तो इफ आई ट्राई आई हिट द टारगेट। अब इस सिनेरियो में तो ऐसा नो बोल दिया नॉन इट्स इम्पॉसिबल, तो ये तो आपका यहाँ पर क्या हुआ, वीक हो गया। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या होगा कि अगर मैं अपने टारगेट को हिट करता हूं तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इस सिनेरियो में उन्होंने बोला नहीं भाई, बैंक ना हमेशा इनकंसिस्टेंट रहा इस चीज में, तो वीक हो गया। बैलेंस में डू आई वैल्यू द रिवॉर्ड, कि भाई यहाँ पर बोनस कैसा है, बोनस सिग्निफिकेंट है, तो क्या वो इसको चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो ये जो बैलेंस है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका एक मल्टीप्लीकेटिव फॉर्मूला बन जाता है। अगर एक फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर जीरो या लो है तो टोटल मोटिवेशन भी आपका जीरो या लो की तरफ ही चला जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। क्लियर है। सो एफर्ट से परफॉर्मेंस हमारे पास कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस से रिवॉर्ड हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और इस रिवॉर्ड की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी। A common misconception about Maslow's hierarchy is that individuals must achieve 100% satisfaction at a lower level before progressing to a higher one. Which statement accurately refutes this misconception based on Maslow's original perspective? Maslow added a transcendence level below above self-actualization. Individuals are typically partially satisfied and partially unsatisfied in all basic needs at once. एल्फेड्रल का ईआरजी थ्योरी इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेशन, डिस्प्रूविंग, रिजिड प्रोग्रेशन। हायरार्की एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और ये आपके कलेक्टिविस्ट कल्चर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करती। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पर पिनाकल नहीं है। फेयरनेस, सर्विस, इसको हम परस्यू कर सकते हैं किसी भी लेवल पर। अब आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट होने चाहिए। देखो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि मस्ट यू बी 100% सेटिस्फाइड एट वन लेवल टू मूव अप। तो यहाँ पर मैस्लो क्या कहते हैं, मैस्लो कहते हैं कि जो हायरार्की है वो एक फ्लक्चुएटिंग स्टेट है, जिसमें कि एक एवरेज सिटीजन जो है वो 85% सेटिस्फाइड हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में, 70% आपकी सेफ्टी में, 50% लव में, 10% सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, ऑल एट द सेम टाइम।
तो सेटिस्फेक्शन से प्रोग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर एक टोटल ऑन या ऑफ का कोई स्विच नहीं है, इंस्टेड वन लेवल बिकम सब्सटेंशियली मेट अगर, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है वो आपकी केवल एमर्ज करेगी एज द डोमिनेंट मोटिवेटर। सो इंडिविजुअल्स पार्शियली सेटिस्फाइड, पार्शियली अनसेटिस्फाइड सभी बेसिक नीड्स में एट वंस भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मोस्ट मेंबर्स ऑफ अवर सोसाइटी हु आर नॉर्मल आर पार्शियली सेटिस्फाइड इन ऑल देयर बेसिक नीड्स एंड पार्शियली अनसेटिस्फाइड इन ऑल देयर बेसिक नीड्स एट द सेम टाइम। ऐसा यहाँ पर किसका कहना था? मैस्लो का कहना था। Compare Herzberg's two-factor theory and Maslow's hierarchy theory of needs. Identify a key distinction regarding the nature of job satisfaction and motivation. तो यहाँ पर अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। Maslow satisfied needs cease to motivate. Herzberg का कहना था motivators continue to motivate. Herzberg सेपरेट कर रहे हैं फैक्टर्स को जो कि डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम दोज दैट क्रिएट सेटिस्फैक्शन। मैस्लो एक प्रोसेस थियरी है, हर्जबर्ग एक कंटेंट थियरी है। हर्जबर्ग रिजिड सीक्वेंशियल है, मैस्लो यहाँ पर फ्लेक्सिबल और साइमल्टेनियस है। देन यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों अग्री करते हैं कि सैलरी इंट्रिंसिक है लेकिन डिफर करते हैं इसके रिकॉग्निशन पर। तो यहाँ पर आपका आंसर, सॉरी गलती से मैंने उसको कर दिया, बी होना चाहिए। देखो मैस्लो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर एक सिंगल स्केल होना चाहिए। अनमेट नीड्स आपकी मोटिवेट करती हैं और मैट नीड्स यहाँ पर मोटिवेट नहीं करती। हर्जबर्ग आर्ग्यू करते हैं कि सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन दो एंड्स हैं वन लाइन के, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि ऐसा नहीं है। हर्जबर्ग जो ये कह रहे हैं ना सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, इनका कहना है कि ये दो एंड्स नहीं है एक लाइन के, ये आपकी दो डिफरेंट लाइंस हैं जिसमें कि ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन नो सेटिस्फेक्शन है, ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन नो डिससेटिस्फेक्शन है। सो यहाँ पर अब आपके पास में अगर एक वेल पेड एम्प्लॉय है तो इसका मतलब है कि नो डिससेटिस्फेक्शन, लेकिन वो स्टिल बोर हो सकते हैं काम में या उनके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं हो, अनइंस्पायर्ड हो, तो ये आपके पास में यहाँ पर नो सेटिस्फेक्शन नो डिससेटिस्फेक्शन के सिचुएशन में आ जाते हैं। तो हर्जबर्ग ने यहाँ पर आपका क्या किया? प्रिवेंट करा डिससेटिस्फेक्शन को फ्रॉम दोज दैट क्रिएट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है Priya has been denied promotion. She now focuses on work-life balance, strengthening relationship through social events. So the shift in Priya's behavior is best explained by which principle of Alfred's ERG theory. अभी भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा है कंपनीज की तरफ से, स्पेशली आईटी कंपनीज में हम देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनियस एक्टिवेशन, existence, relatedness, growth continuum, frustration, regression principle, unmet high needs, focus on lower needs, concept of individual differences in need potency, relatedness needs are more potent in bureaucracies. अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमारे पास में यहाँ पर बताओ क्या आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखो प्रिया को क्या मना किया गया? उसको मना किया गया ग्रोथ, प्रमोशन, शिफ्ट, कि भाई यहाँ पर उसका अब जो फोकस होगा उसकी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल में ये आपका एक यूनिक फीचर बन जाता है ईआरजी थ्योरी का कंपेयर टू मैस्लो, जिसमें कि ये सजेस्ट करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूअली फॉरवर्ड करते हैं अपने अटेम्प्ट में कि एक वो हायर लेवल नीड को सेटिस्फाई करें, तो यहाँ पर वो केवल फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, वो रिग्रेस करेंगे और रीडबल करेंगे अपने एफर्ट्स को लोअर मोर एक्सेसिबल नीड कैटेगरी में, जो कि यहाँ पर रिलेटेडनेस या फिर एग्जिस्टेंस होगी। तो प्रिया की जो ग्रोथ नीड्स हैं जैसे कि चैलेंज करना प्रोजेक्ट्स को, प्रमोशन को, ये हमारे यहाँ पर अब हमारी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। कौन कर रहा था? ब्यूरोक्रेसी। सो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर ये रिलेटेडनेस नीड्स जो हैं उसकी तरफ रिग्रेस कर जाती हैं और फुलफिलमेंट इनकी अपने सोशल सर्कल्स के थ्रू या वर्क लाइफ बैलेंस के थ्रू करती हैं। सो अगर एम्प्लॉय सडनली फोकस करने लगे एक्सेसिवली सोशल पर्क्स पर या पे पर, तो ये एक साइन होता है कि उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो स्टिफल हो रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी, फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल, अनमेट हाई नीड्स, फोकस ऑन लोअर नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर ग्रोथ को ब्लॉक किया इंडिविजुअल रिग्रेस कर जाएंगे
टू द लोअर लेवल नीड्स। प्रिया यहाँ पर प्रमोट नहीं हो पा रही थी, अपने एफर्ट्स को इंटेंसिफाई उन्होंने किया, लेकिन फिर उसके बाद में भी नहीं कुछ हुआ, तो उन्होंने सोशल कनेक्शन में अपने एफर्ट्स को लगाना शुरू कर दिया, शिफ्ट कर दिया एफर्ट्स को। और ये यहाँ पर एक मैस्लो के मॉडल में की मॉडिफिकेशन है, जो कि मोर फ्लेक्सिबल मूवमेंट विद इन द हायरार्की शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company implements a performance based bonus system believed to be objectively fair. Dissatisfaction remains. Some employees feel the system is inequitable. तो यहाँ पर अब आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा क्रिटिकल फैक्टर मैनेजर्स को यहाँ पर मैनेजर्स के लिए है कि वो एड्रेस करें ताकि मोटिवेशन को रिस्टोर कर पाए। एक यहाँ पर आपने देखा कि एक हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिवली फेयर बोनस सिस्टम जो है उसको भी अनफेयर देखा जा रहा है। सो परसेप्शन इज रियलिटी, हम ऐसा मानकर चलते हैं। तो इक्विटी थियरी में हमने ये देखा कि हमारे पास में जो एक्चुअल डॉलर अमाउंट मैटर करती है वो लेसर देन द परसीव्ड रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटकम होती है। तो इक्विटी यहाँ पर हमारे पास में, जैसे वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यहाँ पर इक्विटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो अब जो एम्प्लॉइज हैं वो रेशियो कंपेयर कर रहे हैं टू देयर रेफरेंस, ठीक है, कलीग्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इवन देयर ओन पास्ट रोल्स। तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि भाई क्यों एक यहाँ पर कलीग जो है उनको हायर बोनस मिल रहा है, और इसको ये इनइक्विटी मानकर चलेंगे, जिसकी वजह से मैनेजर्स जो हैं वो केवल अपना फेयर रहने के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर सीन भी होना चाहिए कि वो फेयर हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इन द व्हाई एंड हाउ ऑफ द बोनस कैलकुलेशन इज ओनली वे टू अलाइन एम्प्लॉइज परसेप्शन विद ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी। तो यहाँ पर योर आंसर विल बी बी, ठीक है। तो इक्विटी थियरी एम्फसाइज करती है कि मोटिवेशन आपके परसीव्ड फेयरनेस से आती है, मैनेजर्स को मैनेज परसेप्शन भी करना होगा और वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन से आ सकता है। इनइक्विटी टेंशन आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम मेंबर्स शो लिटिल एंथुसियाज्म डिस्पाइट अ हाईली एम्बिशियस and specific goal assigned by senior management without any consultation. So which principle of Locke's goal setting theory is most likely being violated? Clarity as goals are too specific, task complexity as goals are too simple, feedback as team is not receiving updates, challenge as goal is unattainable, commitment as lack of participation reduces acceptance. तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, एक टीम है जिसको एक क्लियर चैलेंजिंग गोल दिया गया, ठीक है, जो कि टॉप डाउन है लेकिन एंथुसियाज्म नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देखेंगे गोल कमिटमेंट क्या होती है कि डिग्री टू विच कोई भी इंडिविजुअल इज अटैच्ड टू द गोल एंड डिटरमिन्ड टू रीच इट। जो हमारे गोल्स होते हैं वो असाइंड तो हो सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट यहाँ पर सिग्निफिकेंटली हायर कब होगी, जब एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करेंगे किसी गोल सेटिंग प्रोसेस में, और यही यहाँ पर बाय इन लेकर आता है। तो गोल हमारे पास क्लैरिटी और चैलेंजेस तो रख रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में टीम का जीरो इनपुट था, उनको कोई भी ओनरशिप यहाँ पर फील नहीं हुई ओवर द टारगेट, और बिना कमिटमेंट के गोल केवल एक ऑर्डर है जहां पर कंप्लायंस तो आप करोगे लेकिन हाई परफॉर्मेंस आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो कमिटमेंट एज अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन रिड्यूसेस एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो बाय इन प्रिंसिपल यहाँ पर हमारा लगता है स्पेसिफिक डिफिकल्ट गोल्स मोटिवेट कर रहे हैं, इनको एक्सेप्ट और डेडिकेट करना होगा। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तभी वो बाय इन एनहांस करेगा, अगर कंसल्टेशन नहीं करोगे तो एम्प्लॉइज कंप्लायंट फील करेंगे लेकिन मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे। A multinational bank aims to foster a culture of innovation and entrepreneurship among its employees. Based on McLean's acquired needs theory, which strategy is most effective? Emphasizing team activities to strengthen NAF, clear career paths and social recognition for NPOW, challenging projects with clear performance matrices and immediate feedback for NECH, strict hierarchical structure with authority for NPOW, फोकसिंग ऑन जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबल वर्क एनवायरमेंट्स। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होना चाहिए।
देखो हमारे पास में यहाँ पर जब हाई नेच कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो अचीवमेंट वाला याद है आप लोगों को कि पीपल हाई इन नीड फॉर अचीवमेंट, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, वो गैम्बलिंग नहीं करते हैं, एंड देन दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट कॉन्क्रीट फीडबैक ताकि वो अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पर ट्रैक कर सकें, जो एज एन एस्पिरेंट आपको भी करना चाहिए। अब इनोवेशन में हमारे पास वो हर एक ट्रेड हमने देखना होता है जो कि हाई नेच इंडिविजुअल्स में होना चाहिए ताकि एक बेटर वे मिले, परसिस्टेंस हो कि आप एक प्रोजेक्ट को सी थ्रू कर पाओ। अब अगर आप एक इनोवेटिव कल्चर बिल्ड करते हो तो आपको यहाँ पर क्या होगा, नीड फॉर अचीवमेंट फ्यूल जो है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जहां सक्सेस मेजरेबल हो और फीडबैक लूप आपका राइट रहे उसकी तरफ आपको जाना होगा। तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स जहां पर क्लियर परफॉर्मेंस मेट्रिसेस है और इमीडिएट फीडबैक हम दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनोवेशन थ्राइव करती है इंडिविजुअल्स पर जो कि एक्सेल करना चाहते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पर्सनल सक्सेस, मॉडरेट रिस्क और इमीडिएट फीडबैक ये यहाँ पर मैच कर रही है इनोवेशन रिक्वायरमेंट को परफेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इज अ हाईली स्किल्ड बट परफॉर्म्स बिलो एक्सपेक्टेशन, ही फील्स फेवरेटिज्म डिक्टेट्स एडवांसमेंट नॉट परफॉर्मेंस। कौन सा कंपोनेंट ब्लूम की थियरी का शुड द मैनेजर फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सपेक्टेंसी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, बैलेंस बाय ऑफरिंग अ डिफरेंट रिवॉर्ड्स एंड प्रमोशन, इंस्ट्रूमेंटलिटी परफॉर्मेंस से आउटकम का लिंक, both expectancy and balance, reinforcement by immediately rewarding slight improvement। देखो राहुल क्या है, हाईली स्किल्ड है मतलब हाई एक्सपेक्टेंसी, और यहाँ पर प्रमोशन चाहते हैं मतलब हाई बैलेंस, लेकिन फेवरेटिज्म यहाँ पर इनको लगता है कि विन करता है, इसका मतलब लो ऑन इंस्ट्रूमेंटलिटी। सो यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंटलिटी गैप आ गया ये हमारा एक ब्रिज बन गया बिटवीन परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड। राहुल जानते हैं कि वो परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि रिवॉर्ड उनको मिलेगा जैसा उनकी परफॉर्मेंस रही है। सो ट्रेनिंग जैसे कि एक्सपेक्टेंसी या फिर चेंजिंग द रिवॉर्ड उनको हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर क्योंकि ब्रिज ही आपका टूटा हुआ है। सो रेदर आपको क्या करोगे एज अ मैनेजर, फिक्स करोगे फेवरेटिज्म ऑफ परसेप्शन को, एक डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट लिंक दिखाओगे मेरिट और प्रमोशन के बीच में, जो हम यहाँ पर सी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे मैनेजर को फोकस करना पड़ेगा। So Rahul's expectancy effort performance is high because he is good. His issue is instrumentality, belief की performance आपका reward देगा, favoritism आपके लिंक को ब्रेक करता है, मैनेजर को प्रमोशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखना है, मेरिट बेस्ड रखना है ताकि वो इंस्ट्रूमेंटलिटी को रिस्टोर कर पाए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रिटिसिज्म के ऊपर, while Maslow's hierarchy is widely taught, a common criticism is its universal applicability across different cultural contexts। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर ये थियोरी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, साइमल्टेनियस एक्टिवेशन होता है। थियोरी ओवर एम्फसाइज कर रही है फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर एफ्लुएंट सोसाइटीज में। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन हाई ऑर्डर नीड्स का कल्चर के साथ वेरी करता है। फोकस इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आपको कलेक्टिविस्ट वैल्यूज के लिए अकाउंट नहीं करेगा। थियरी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही है बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स। अब आप बताओगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन हाई ऑर्डर नीड्स का वेरी करता है बाय कल्चर, कि कौन सा कल्चर कैसा है। तो मैस्लो की जो हायरार्की थियरी थी वो कब आई, ये आपकी ना 20th सेंचुरी में डेवलप होती है वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक कंटेक्स्ट में। ये अज्यूम करते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, इंडिविजुअल पोटेंशियल, ये अल्टीमेट गोल है। क्या कुंभ मेले में बैठे हुए साधु सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अपनी बाकी नीड्स फुलफिल करने के बाद ही आ रहे थे करने? नहीं, काफी सारे एशियन या अफ्रीकन कल्चर्स में सोशल बिलोंगिंगनेस नीड्स या ग्रुप हार्मनी एक्चुअली आपकी टॉप ऑफ द पिरामिड में आती है अबव इंडिविजुअल एस्टीम। तो जो एग्जिस्टेंस है ऐसी नीड्स का वो यूनिवर्सल हो ऐसा यहाँ पर है, लेकिन रैंकिंग यहाँ पर ऐसे ही जाए जैसी बताई गई है मैस्लो के थ्रू, ये सच नहीं है। यहाँ पर मॉडर्न मैनेजर्स को रियलाइज करना होगा कि क्या एक एम्प्लॉय को न्यूयॉर्क में मोटिवेट कर रहा है वो आपके शायद मुंबई या टोक्यो वाले एम्प्लॉय को मोटिवेट ना करे। तो प्रायोरिटाइजेशन नीड्स की
सिग्निफिकेंटली वेरी करती हैं। कलेक्टिवलिस्ट ग्रुप्स में यहाँ पर ग्रुप हार्मनी जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं, और ये आपका मोस्ट एनकम्पासिंग क्रिटिसिज्म है रिगार्डिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ नीड प्रायोरिटाइजेशन अक्रॉस द गोल्स। ठीक है, इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। कंटेंट थियरीज यहाँ पर व्हाट मोटिवेट्स मैस्लो, हर्जबर्ग, ईआरजी और मैकलेंड। प्रोसेस थियरीज आपकी एक्सप्लेन करेंगी कैसे मोटिवेशन काम करता है, ब्रूम, एडम एंड लोकेस गोल थियरी। ओके, कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट कर ये भी बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर नॉलेज इज द अल्टीमेट मोटिवेटर फॉर योर एग्जाम, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से फोकस करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।